हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस प्रश्न के ऊपर कि ये जो प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय से लिया गया था, ठीक है, जो कि दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक है। अब देखिए प्रश्न जो था ये अध्याय है हमारे पास, आपको भी पता है कि यहाँ पर जो है वो आपके कुल जो है वो 4 अध्याय यानी कि आपके जो हैं ये 4 इन्होंने यहाँ पर इन अध्यायों में जो है वो इसे बांटा हुआ है। पहला जो अध्याय है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, ठीक है, तो इसमें आपके प्रकरणों से मैच करना था। इसमें आपके कुल 3 प्रकरण आते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया था प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह था आपका, जिसमें आपके कुल जो है वो 7 हैं, ठीक है, 7 प्रकरण हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हिंदू संस्कृति और इस्लाम है, जिसमें आपके कुल 12 प्रकरण हैं, और भारतीय संस्कृति और यूरोप है, इसमें आपके कुल जो है वो 17 प्रकरण हैं, ठीक है। अब ये तो हुई प्रकरण की बात। अब इस बार आपको क्या बोला गया था कि यहाँ पर जो आपके अध्याय दिए गए हैं उनको प्रकरण के साथ डिस्कस करिए। जब तक आप मूल पुस्तक का अध्ययन नहीं करेंगे तो प्रकरण को डिस्कस करना या फिर प्रकरण को मैच करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम भूमिका देख लेते हैं, ठीक है। अध्यायों को करने से पहले थोड़ा भूमिका को देखना जरूरी है, क्योंकि भूमिका से अक्सर प्रश्न बनते हैं, है ना। भूमिका को जल्दी से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को सर्कल कर लेंगे कि बोला एक समय में, मैं यहाँ पर कौन बोल रहे हैं, ये आपके दिनकर जो है वो कह रहे हैं कि एक समय मैं इतिहास का, ठीक है, किस चीज़ का, इतिहास का विद्यार्थी अवश्य था, किंतु जब से मैंने कविता और निबंध में लगा तब से इतिहास से मेरा संपर्क छूट गया, एक प्रकार से छोटा सा छूट गया, ठीक है। तब से सन 1940 ईस्वी में मैं छात्रों को साहित्य पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजा गया। वह साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि समझने के क्रम में मुझे इतिहास की पुस्तकें फिर से उलटनी पड़ी और धीरे धीरे फिर से इतिहास की गहराई में उतरने लगा। मेरी पहली जिज्ञासा ये थी कि हमारा आधुनिक साहित्य हमारे प्राचीन साहित्य से किन बातों में भिन्न था, ठीक है। तो देखो ना, सबसे पहले इतिहास के विद्यार्थी जिज्ञासा कहाँ पर उत्पन्न हुई कि हमारा जो आज का इतिहास है, जो हमारा आज का साहित्य है, वो प्राचीन साहित्य से किन बातों में भिन्न है, ठीक है। तो दोनों की तुलना करने लगे और इस भिन्नता का क्या कारण है, क्या कारण है, क्या की कारण की खोज करता हुआ मैं ढूंढ ढूंढ कर जो था वो 19वीं शती के सांस्कृतिक जागरण का हाल पढ़ने लगा। फिर जिज्ञासा कुछ और विस्तृत हो गई और मन में जानना चाहा कि ये जो है 19वीं है, ठीक है, ये 9 लिखा गया है, देवनागरी लिपि के लिखे हुए शब्द हैं, ठीक है। बोला चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। लगभग 2 वर्षों के अध्ययन के पश्चात मेरे सामने एक सत्य उद्भासित हो उठा कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियां हुई। याद रखिएगा, एक एक शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 वर्षों का अध्ययन करके कितनी क्रांतियां, भारतीय संस्कृति की 4 बड़ी क्रांतियां इनके सामने आई। हमारी संस्कृति का इतिहास उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए, अथवा जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। तो पहला क्या बताते हैं, देख लीजिएगा, प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल है। पहली क्रांति कब आई थी, जब आर्य भारतवर्ष में आए और भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ, ठीक है। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की वही आर्य अथवा हिंदुओं का बुनियादी समाज हुआ, और आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई वही भारत की बुनियादी संस्कृति बनी, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो हमारी जो मतलब ये क्या कह रहे थे कि मैंने 2 वर्षों का लगभग अध्ययन किया और मेरे सामने क्या निकल कर आया कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो 4 बड़ी क्रांतियों से जो है वो हुई है, ठीक है ना। और हमारी संस्कृति के इतिहास उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। अब क्रांति तब हुई, बोला पहली क्रांति कब हुई थी, इन्होंने बोला कि पहली क्रांति तब हुई जब आर्य जो थे वो भारतवर्ष में आए और जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ, यानी कि आर्य भारत में आए और भारत में आने के बाद उनका संपर्क किससे हुआ, आर्येतर जातियों से हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। बोला वही आर्य तथा हिंदुओं का बुनियादी समाज हुआ और आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई वही भारत की बुनियादी संस्कृति। अब जो आर्य आए और आर्येतर संस्कृतियों से मिले, बोला जब आर्य भारत आए और आर्येतर संस्कृतियों से मिले, उन दोनों के मिलने से, ठीक है, एक संस्कृति आपकी ये आ गई, एक संस्कृति आपकी ये आ गई, दोनों जो है वो एक दूसरे से क्या हो गए, मिल गए। इन दोनों के मिलने से भारतीय, बोला इन दोनों के मिलने से, बोला जो संस्कृति उत्पन्न हुई वही आपकी क्या कह
कहलाई, भारतीय संस्कृति जो है वो आपकी कहलाई। ठीक है, तो यही आपकी क्या कहलाई, भारतीय संस्कृति की बुनियाद जो है वो कहलाई। इस बुनियादी भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण आर्यों के दिए हुए हैं, उनका दूसरा आधा आर्येतर जातियों का अंशदान है। ठीक है, अब दूसरी क्रांति कब हुई, बोले दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया। देखिए, पहली बात इन्होंने ये बोली कि जब जो भारतीय थे, ठीक है, जब आर्य जो थे वो भारत में आए, फिर आर्येतर जातियों से मिले। ठीक है, दोनों के मिलने से जो संस्कृति उत्पन्न हुई वही जो है उसकी नींव वहीं से पड़ी। ठीक है, भारतीय संस्कृति की दूसरी क्रांति की बात करते हैं कि बोला जब महावीर और गौतम बुद्ध, ठीक है, ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध जो अब इन्होंने जो संस्कृति स्थापित की उसके विरुद्ध विद्रोह को किसने किया, महावीर और गौतम बुद्ध ने, है ना, विद्रोह कर दिया तथा उपनिषदों की चिंतन धारा को खींच कर वे अपनी मनोवृत्ति की दिशा की ओर ले गए। इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की, किंतु अंत में इसी क्रांति के सरोवर में शैवाल भी उत्पन्न हुए और भारतीय धर्म तथा संस्कृति में जो गंदापन आया वह काफी दूर तक इन्हीं शैवालों का परिणाम जो था वो था। यानी कि एक तरह से जो था इनमें मतलब टकराहट सी उत्पन्न हो गई। ठीक है, दूसरे की हमने बात कर ली है कि दूसरी क्रांति जो थी वो तब आई थी, है ना, जब महावीर और गौतम बुद्ध ने जो भारत में जो संस्कृति स्थापित की थी उसका जो था उन्होंने विरोध किया, उसके विरुद्ध चले गए और उससे जो है मतलब एक गंदगी सी पैदा हो गई। तीसरी क्रांति उस समय हुई जब, अब तीसरी क्रांति कब हुई, बोला उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में, अब इस्लाम, तीसरी संस्कृति इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा। अब इस्लाम जो है वो विजेता बनकर मतलब धर्म का आवरण ओढ़ कर भारत पहुंचा और इस देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क भी हुआ। और यहीं पर आपकी जो चौथी क्रांति हुई, ठीक है, तीसरी क्रांति को बिल्कुल याद रखिएगा, तीसरी क्रांति जब इस्लाम विजेताओं के साथ धर्म के रूप में भारत आया था। चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। तो चौथी क्रांति में यूरोप का आगमन, भारत में यूरोप का आगमन हुआ तथा उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों में नव जीवन का अनुभव किया। इस पुस्तक में इन्हीं चार क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास जो है वो दिया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, पुस्तक का उचित नाम कदाचित भारतीय संस्कृति के 400 पान होना चाहिए था। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, होना चाहिए था, किंतु वह नाम मन में आकर फिर लौट गया और मुझे यही अच्छा लगा कि इस पुस्तक में संस्कृति के 4 अध्याय कहूँ। देख लीजिए, कारण बताया है कि कारण क्या था, है ना, कारण के बिना कोई भी कार्य जो है वो नहीं होता है। ठीक है, इसलिए किसी कार्य को करने के पीछे कारण जो है वो अवश्य होता है। ठीक है, पुस्तक लिखते लिखते इस विषय में मेरी आस्था और बढ़ गई कि भारत की संस्कृति आरंभ से ही सामासिक रही है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देशों में जहाँ भी जो हिंदू बसते हैं उनकी, अब याद रखिएगा, पॉइंट देख लीजिएगा कि बोला भारत की संस्कृति आरंभ से ही कैसी रही है, सामासिक रही है। ठीक है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहे जो भी दिशा हो वहां पर हिंदू बसते रहे, उनका संस्कृति एक है एवं भारत को प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सामासिक संस्कृति की विशेषता है। तब हिंदू और मुसलमान हैं जो देखने में अब भी दो लगते हैं, किंतु उनके बीच में सांस्कृतिक एकता जो है वो अब भी विद्यमान है। ठीक है, दोनों में भिन्नता जो है वो बहुत कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि वर्तमान पुस्तक भी उसी दिशा में जो थी, इनका विनम्र परिणाम थी। ठीक है, ये पुस्तक विद्वानों का उत्कृष्ट चुनकर तैयार की गई थी, किंतु इसे मैंने विद्वानों और विशेषज्ञों के पढ़ने के लिए नहीं लिखा। असल में ये उनके काम की चीज़ है जो खोजपूर्ण ग्रंथों का सामना नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जो भारतीय संस्कृति को समझना तो चाहते हैं किंतु जिनके पास सैकड़ों ग्रंथों के व्यूह में जाने का अवकाश नहीं है तथा जो अनुसंधान और खोज की नीरस भाषा से भी घबराते हैं। संक्षेप में इसके मूल्य पाठक जनसाधारण होंगे, ऐसी मेरी कामना है। इसके आकार को देखकर उन्हें घबराना नहीं चाहिए। जिस अथाह विषय का इस पुस्तक में जो है वो आख्यान है, उसके लिए ऐसी भी जिल्तें भी शायद ही काफ़ी होंगी। संस्कृति का विषय अपार है। ठीक है, ये कहते हैं कि बहुत बड़ा विषय, पर इसको देख के घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बोला
अब ये कहते हैं आगे कि संस्कृति क्या है, कि भारत की संस्कृति क्या है, कैसे कैसे वे बढ़ सकती है, वे आगे कौन से रूप ले सकती है, इन सब का जिक्र इन्होंने इस पुस्तक में किया है। इस पुस्तक की अधिकांश सामग्री अंग्रेजों की पुस्तकों से ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक है, तो इस पुस्तक की जो अधिकांश सामग्री है वो कहाँ से ली गई है, वो जो है वो अंग्रेजों से जो है वो ली गई है। किंतु दुर्भाग्यवश अंग्रेजों में भी कोई पुस्तक ऐसी नहीं जिसमें भारतीय संस्कृति के संपूर्ण इतिहास की झांकी एक ही जिल्द में दी गई हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और अंग्रेजी में कोई ऐसी पुस्तक होती भी तो उससे उन पाठकों को तो काम नहीं ही चल सकता जिनके लिए मैंने ये ग्रंथ लिखा है, ठीक है। इस पुस्तक को मैं इतिहास नहीं साहित्य का ग्रंथ कहता हूँ। फिर भी पूरी संभावना है कि प्रामाणिकता पर प्रहार होगा और विद्वानों के पास उठने बैठने वाले लोग कहेंगे कि अमुक स्थापना केवल अनुमान पर आधारित है और लेखक अमुक्त उचित केवल अर्ध सत्य है। किंतु उसके बाद भी कांट छांट कर जो बचा रहेगा वे काफ़ी प्रामाणिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भूमिका दी थी। मेरी आशा है कि पाठक जब इस पुस्तक को हाथ में लेंगे हमारी सामाजिक संस्कृति की प्रतिमा उनसे अंत तक जो है वो करती चली जाएगी। मेरा अपना क्षेत्र तो काव्य है एवं मेरे साहित्य जीवन का यश और अपयश मेरे काव्य पर ही निर्भर करता है। किंतु जिस परिश्रम से मैंने ये पुस्तक लिखी है उस परिश्रम से मैंने और कुछ नहीं लिखा। मैंने पाठकों से ये कभी नहीं अनुरोध किया कि वे मेरी किसी भी कृति को पढ़ें, किंतु इस ग्रंथ को एक बार देख जाने का अनुरोध मैं सबसे करता हूँ। मेरे जानते पर ये ग्रंथ अभी भी अपूर्ण है, किंतु 5 वर्ष तक परिश्रम करते करते मैं कुछ थक गया और अब इसे पाठकों के पास इस आवश्यकता के साथ भेज रहा हूँ कि कुछ थोड़ी अपूर्णता अगले संस्करण में दूर कर दूंगा। यूँ अपूर्णता तो ऐसी पुस्तकों का नित्य धर्म है। कौन कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जो है ये कहते हैं। कितने वर्ष लगे थे? तो इन्होंने ये 5 वर्षों के परिश्रम से जो है ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अब चलते हैं अपने अध्याय और अपने प्रकरण के ऊपर जो कि अभी वाले एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। तो चलिए, बोला यहाँ पे देखिए, सबसे पहले विषय सूची दी गई है, ठीक है। बोला विषय है यहाँ पर कि तृतीय संस्करण की भूमिका, ठीक है, याद रखिएगा। तृतीय संस्करण की भूमिका, लेखक का निवेदन और प्रस्तावना किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। बहुत पूछा जाता है ये पुस्तक। बोला उस समय जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है ये पुस्तक समर्पित की गई है, ठीक है ना। और इसकी जो प्रस्तावना है या भूमिका है वो किसने? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ठीक है। चलिए, प्रथम अध्याय है। यहाँ पर हम अध्यायों की बात कर रहे थे। मैंने आपको बोला कि इसमें जो है वो कुल आपके 4 अध्याय जो हैं वो दिए गए हैं। भारतीय जनता पहला है, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसमें आपके अगर प्रकरण की बात करें तो इसमें कुल जो है वो आपके 3 प्रकरण जो हैं वो आपके आते हैं। कितने प्रकरण आते हैं? कुल 3 प्रकरण जो है वो आपके आते हैं, ठीक है। 3 प्रकरण की बात करें तो हमें यही देखना है कि 3 प्रकरण कौन कौन से आते हैं, क्योंकि यही अभी मैच करने के लिए आपके एग्जाम में आया हुआ था। दूसरा प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह है, तीसरा हिंदू संस्कृति और इस्लाम है, चौथा भारतीय संस्कृति और यूरोप है। चलिए देखते हैं भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव अध्याय, यानी कि प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय में हमने बोला कि 3 जो हैं वो आपके प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण है आपका भारतीय जनता की रचना, ठीक है, जिसमें शीर्षक देख लीजिए, भारतीय जनता की रचना, आदमी की नस्ल पहचानने वाले शास्त्र हैं, जन विज्ञान की कसौटी और भारतीय जनता, भाषा की कसौटी और भारतीय जनता, निग्रो जाति विषय का अनुमान है, ऑप्ट्रिक या फिर आग्नेय जाति का आगमन है और द्रविड़ जाति का आगमन है, ठीक है। तो इसमें ये कुछ शीर्षक जो हैं वो आपके दिए गए हैं, ठीक है। प्रकरण 2 देखते हैं। प्रकरण 2 है आर्य द्रविड़ समस्याएं, और यही वाला आपके एग्जाम में आया था, ठीक है। 1 मिनट पेन ले लूँ मैं। यही वाला आपके एग्जाम में आया हुआ था, आर्य द्रविड़ समस्याएं। ये प्रकरण जो है आपको मैच करना था कौन से अध्याय का है, ठीक है। तो ये आपके आर्य द्रविड़ समस्याएं, ये जो है आपके प्रथम अध्याय का है, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, ठीक है। तो हमने बात की कि भारतीय जनता की रचना और हिंदू
हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, ये अध्याय 1 है। अध्याय 1 में आपके 3 प्रकरण लगे हुए हैं, जो कि आपका ये दूसरा प्रकरण है और दूसरा प्रकरण मैच करने के लिए आपका पूछ लिया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके जो भी विषय आते हैं उनको देख लीजिएगा। द्रविड़ कौन है, आर्य और द्रविड़ संज्ञाएं हैं, आर्यों का मूल स्थान है, देवासुर संग्राम का भूगोल है, ऋग्वेद का रचना काल है, लेखन कला और लिपि है, किरात जाति है, पारसी जाति है, ठीक है। याद ना भी कर पाए इन सबको इतना ज़्यादा तो इनको पढ़ के ज़रूर रखिएगा, ताकि जब आए तो आप डिफाइन बिल्कुल कर पाएँ कि दूसरे प्रकरण में है जो वो दिया गया है। प्रकरण 3 की बात करते हैं। प्रकरण 3 है आपका आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन, ठीक है। ये प्रकरण 3 है आपका, ठीक है। इसके अंतर्गत जो विषय आपके आए हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वैदिक संस्कृति के कुछ युग्म है, आर्य द्रविड़ संबंध है, आर्य और द्रविड़ भाषाएं हैं। मैंने सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं, आप खुद से भी इनको बिल्कुल देख सकते हैं। शैव धर्म है, कार्तिकेय और गणेश है, शिव के आर्य और द्रविड़ नाम है, ठीक है। इस तरह के कृष्ण नाम की प्राचीनता है, राधा नाम पर विचार है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का जो मिलन नामक तीसरा जो प्रकरण है, जो कि अध्याय 1 में है, ठीक है, उसमें ऐसे ट्रिक भी लगा सकते हैं कि वहाँ पे मतलब देवताओं के नाम जो है वो रखे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आगे आता है आपका, इसमें और भी हैं आपके, देख लीजिए। राम कथा की प्राचीनता है, मतलब जो भी भगवान से संबंधित जो भी आपके नाम आते हैं वो सारे ही आपके तीसरे ही प्रकरण में आते हैं। राम कथा की प्राचीनता है, राम कथा की व्यापकता है, रामावतार, राम को लेकर समन्वय, हिंदू संस्कृति का रचयिता, ठीक है ना। भारत से आने वाली अन्य जातियां, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति आदि जो है सब इसी में रखा गया है, ठीक है। और द्वितीय अध्याय पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा अध्याय जो है हमारा संस्कृति के 4 अध्याय यानी कि आपके कुल 4 अध्याय हैं, जिसमें से हम जो है ये दूसरा अध्याय जो है वो पढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय की अगर बात करें तो दूसरे अध्याय में आपके कुल जो है वो 7 प्रकरण जो है वो आपके आते हैं। 7 प्रकरणों के हम शीर्षक देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। उनमें विषय क्या क्या है वो भी डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें 7 प्रकरण है, ठीक है। और द्वितीय अध्याय का शीर्षक क्या है, ये द्वितीय अध्याय क्या है, तो प्राचीन हिंदू से विद्रोह, ठीक है ना। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, ठीक है। 7 इसमें प्रकरण है। पहले प्रकरण की बात करें, बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, ठीक है। ये जो है ये प्रकरण 1 है, ठीक है। प्रकरण 1 है ये आपका, है ना, बुद्ध से पहले का हिंदुत्व। इसके अंतर्गत आपको वैदिक वाङ्मय, वेदांग, उपनिषद, वेदों और उपनिषदों की विचारधारा, बहुदेववाद, उपनिषदों की विशेषताएं, मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद युग है, उपनिषदों का प्रभाव है, और बौद्धिक आपका कोलाहल के अन्य प्रमाण हैं। तो ये आपका क्या है, प्रकरण 1 के अंतर्गत आए जो भी आपके मतलब विषय हैं बीच में वो रखे गए हैं, ठीक है। प्रकरण 2 देखते हैं। प्रकरण 2 जो है आपका ये जैन धर्म है, ठीक है। प्रकरण 2 क्या है आपका, जैन धर्म है। देखेंगे यहाँ से कौन सा पूछा गया था। इसके अंतर्गत आए जो विषय हैं आप देख सकते हैं। विद्रोह के कारण, नास्तिकता की परंपरा, अहिंसा की परंपरा, पूर्वी भारत में क्रांति के बीज हैं, अहिंसा और क्षत्रिय जाति हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये जो है सारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकरण 3 है आपका, ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है। अब हमने पहला पढ़ा था बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, दूसरा पढ़ा था जैन धर्म, तीसरा हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। दूसरा प्रकरण क्या था, जैन धर्म। तीसरा प्रकरण है आपका बौद्ध धर्म, जिसके अंतर्गत आए जो आपके इसके अंतर्गत विषय आए हैं आपके बौद्ध धर्म और आचार, आपका अव्याकृत विषय, वैदिक धर्म से समानता, क्या बुद्ध नास्तिक थे, आत्मा और निर्वाण, हिंदुत्व का बौद्धीकरण, बुद्ध का व्यक्तित्व, कर्म की महत्ता आदि, ठीक है। ये प्रकरण 3 है। चलिए प्रकरण 4 भी देखते हैं, ठीक है। प्रकरण 4 है आपका वैदिक बनाम बौद्ध मत। क्या है आपका, वैदिक बनाम बौद्ध मत, ये आपका चौथा प्रकरण है। इसके अंतर्गत आए विषय हैं महायान की उत्पत्ति, नागार्जुन का शून्यवाद, वैदिक मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, निवृत्ति का प्रचार है, आचार पर प्रभाव है, जाति प्रथा को चुनौती है, सांस्कृतिक उपनिवेशों की स्थापना, श्रीमद् भागवत गीता और मौर्येतर हिंदू जागरण आदि जो है ये आपके चौथे शीर्षक, चौथे प्रकरण में जो है वो आपके यहाँ पर विषय रखे गए हैं, ठीक है। 5वां प्रकरण देख लेते हैं। प्राचीन भारत और
और बाह्य विषय, ये आपका 5वां प्रकरण है, जो कि आपके दूसरे अध्याय का 5वां प्रकरण है। ठीक है, कुल इसमें 7 प्रकरण है। 5वें है प्राचीन भारत और बाह्य विषय। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। बाहरी दुनिया से संपर्क है, गणित, ज्योतिष और विज्ञान है, बृहत्तर भारत से संबंध है, बालादीप, यवदीप, सुमद्रा, वोनिर, हिंदी, हिंद चीन, चीन के संबंध। ठीक है, अब हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे जो है वो बीच के विषय से पूछ लिया जाए, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रकरण 6 पे चलते हैं, बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव। ठीक है, क्रांति की गंगा में शैवाल, शाक्त धर्म का परिचय, योग शास्त्र, तंत्र मार्ग, शाक्त दर्शन आदि जो है ये प्रकरण 6 में रखे गए हैं। ठीक है, प्रकरण 6 है, जो कि आपके दूसरे अध्याय का प्रकरण 6 है। ठीक है, प्रकरण 7 चलते हैं, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। तो ये आपसे पूछा गया था एग्जाम में मैच करने के लिए आपसे। ठीक है, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। ठीक है, इसके अंतर्गत आए विषय देख लीजिए, है ना, ये 7वां प्रकरण है आपका। चिंगारी जो बुझी नहीं, वेद और विरोधी, एक मिनट, वेद विरोधी आंदोलन, नए और आचार के बीच दरार आदि जो है यहाँ पर रखे गए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा अध्याय 3 है। ठीक है, अध्याय 3 का जो आपका शीर्षक है, ठीक है, अध्याय है, अध्याय 3 है आपका। एक मिनट, अरे यार कहाँ चला गया। ठीक है, अध्याय 3 है आपका आगे। ठीक है, हिंदू संस्कृति और आपका इस्लाम। ठीक है, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, इसमें कुल आपके कितने प्रकरण आते हैं, तो ये आपका तीसरा अध्याय है, और इसमें जो है वो आपके कुल जो है वो 12 आपके प्रकरण जो हैं वो आपके आते हैं। वो 12 प्रकरणों को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। 12 प्रकरण की बात करें, हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका। ठीक है, इस्लाम में हिंदुओं की अनभिज्ञता, ये आपका प्रकरण 1 है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका प्रकरण ये 1 है। ठीक है, इसके अंतर्गत आए विषय देख लीजिएगा। रास्ता क्या है इस्लाम का, क्षिप्र प्रसार, इस्लाम का आरंभिक रूप। ठीक है, कुछ मनोरंजक बातें आदि। प्रकरण 2 देख लेते हैं, इस्लाम धर्म है, कुरान की शिक्षा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये 2 है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत आए विषय देख लीजिए। तवस्सुफ है या इस्लामी रहस्यवाद है, यूनानी और भारतीय प्रभाव है, सूफियों में विश्वास है, मौलिक इस्लाम से भेद है। प्रकरण 3 देख लीजिए, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज है, जिसमें अचरज की बातें हैं, हिंदू हारे क्यों, राजनैतिक चेतना को। ठीक है, ये क्या है आपका, ये प्रकरण, यार पेन ही नहीं आ रहा है ना, ये क्या है आपका प्रकरण 3 है। ठीक है ना, राजनीतिक चेतना का अभाव है, सर्वनाशी अंधविश्वास है। ठीक है, धर्म की बाधा है, जाति से बड़ी जात, ब्राह्मण बौद्ध विदेश। ठीक है, विद्वेष। प्रकरण 4 की बात करते हैं, मैं पेन ले लूँ। ठीक है, प्रकरण 4 है आपका ये। ठीक है, प्रकरण 4 है, हिंदू मुस्लिम संबंध है आपके, अत्याचार का दुष्परिणाम, सांप्रदायिक राज्य, सांस्कृतिक प्रतिशोध। इनको तो सिर्फ आप जो बीच में आए विषय है ना, इनको तो सिर्फ आप इतना पढ़ भी लेंगे तब भी आप जो है डिफाइन कर पाएंगे। पर ये जो प्रकरण है आपके, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, इनको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रकरण 5 पे चलते हैं। प्रकरण 5 है आपका, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव। ठीक है, तो ये आपका 5वां है। ठीक है, हम अध्याय 3 की बात कर रहे हैं कि अध्याय 3 में 12 प्रकरण हैं। 12 प्रकरण में से ये 5वां प्रकरण है, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव। ठीक है, इसके अंतर्गत आए विषय को आप देख लीजिए, मैंने सारे रखे हैं। सतही असर है, इस्लामी प्रभाव का अतिरंजन है, शंकराचार्य और इस्लाम है, आदि आदि जो भी हैं देख लीजिएगा। ठीक है, प्रकरण 6 पे चलते हैं, भक्ति आंदोलन और इस्लाम है आपका। ठीक है, ये 6वां है आपका, है ना, और इसके अंतर्गत आए विषय ये देख लीजिएगा आप। अब जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो आपसे प्रकरण 7 पूछा गया, अमृत और हलाहल का संघर्ष, ये किस अध्याय का प्रकरण है, ये वाला प्रश्न आपको आया था मैच करने के लिए। ये है आपका, ठीक है, ये 8वां प्रकरण है आपका, और ये है आपके अध्याय 3 से। ठीक है, अध्याय 3 से है आपका, और यही आपके एग्जाम में आया हुआ था, अमृत और हलाहल का संघर्ष। ठीक है, यहाँ पर एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको जेआरएफ करना है या फिर नेट क्लियर करना है तो आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अमृत और हलाहल संघर्ष ये प्रकरण 7 में अध्याय 3 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, प्रकरण 8 है सिख धर्म। ठीक है, प्रकरण 8 है आपका सिख धर्म।
ठीक है। प्रकरण इसके अंतर्गत विषय को देख लीजिएगा, ठीक है। प्रकरण 9 है आपका कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव। कला की भारतीय परंपरा, मुस्लिम आगमन के बाद आपकी मोगल शैली है, राजनीति शैली है, पहाड़ी कलम, हिंदू और मुस्लिम कलाओं की विशेषता है, राजपूत और मोगल कलमों के भेद आदि जो है वो रखे गए हैं। तो ये क्या है आपका, ये प्रकरण 9 है आपका, ठीक है ना। चलिए प्रकरण 10 भी देखते हैं। प्रकरण 10 है साहित्य और भाषा पर प्रभाव, ठीक है। ये क्या है आपका, प्रकरण 10 है आपका, ठीक है। साहित्य और भाषा पर प्रभाव, जिसके अंतर्गत विषय है अन्य आध्यात्मिक काव्य, दर्द की नई कथाएं, प्रेम पीड़ा की नई भंगिमा, जिन मरने थे जग डरे, सतों का बहुरियाबाद, भाषा पर प्रभाव आदि। और प्रकरण 11 है उर्दू का जन्म, ठीक है। यह है प्रकरण 11 है ना। अध्याय 3 में प्रकरण आपका ये 11 है, ठीक है। और ये है आपका प्रकरण 12, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, है ना। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है आपके। अरे यार पेन ही नहीं आ रहा है, देखो, है ना। और ये है आपका सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप, तो ये प्रकरण 12, ठीक है। ये आपका था अध्याय 3, ठीक है। अध्याय 3 में आपके कुल 12 प्रकरण जो थे वो लगे हुए थे। तो 12 प्रकरण को हमने डिटेल से देख लिया है, ठीक है। तन से भारतीय, मन से ईरानी, हिंदुत्व का प्रभाव, अहिंसा और मुसलमान, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा और भाषा की स्थिति, अन्य आदान प्रदान, ठीक है। चौथे अध्याय पे चलते हैं। चौथा अध्याय है भारतीय संस्कृति और यूरोप, ये है आपका चौथा अध्याय, ठीक है। चौथे अध्याय जो है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा प्रकरण है आपके, कुल 17 प्रकरण जो है वो आपके चौथे अध्याय में रखे गए हैं। ये सबसे बड़ा प्रकरण है आपका, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रकरण है, 17 प्रकरण है। और इसका जो अध्याय है तो ये है आपका भारतीय संस्कृति और यूरोप, ठीक है। और प्रकरण कुल हैं 17। प्रकरण 1 देख लेते हैं कि भारत में यूरोप का आगमन, ठीक है। भारत में यूरोप का आगमन। दूसरा है आपका शिक्षा में क्रांति, ठीक है। विषय को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। शिक्षा में क्रांति दूसरा प्रकरण है। तीसरे प्रकरण की तरफ चलते हैं। तो तीसरा जो आपका प्रकरण है वो आता है आपका ईसाई धर्म और भारतीय जनता, ठीक है। आप प्रश्न को भी देख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है यहीं से प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। प्रकरण 4 देख लेते हैं, हिंदू नवोत्थान है, ठीक है। ये देखिए आपका हिंदू नवोत्थान, ये प्रकरण 4 है, ठीक है। प्रकरण 5 को देख लेते हैं। प्रकरण 5 है ब्रह्मा समाज, इसमें आए विषय आप खुद देख लीजिएगा, मैंने सारे के सारे अपलोड यहाँ पे कर दिए हैं। राजा राम मोहन, अब पता है आपको यहाँ से 2 प्रश्न बने थे, दोनों को ही मैं आपके सामने रखूँगी, ठीक है ना। हिंदी नवोत्थान है, कथन पूछा गया था। अब याद रखिए यहाँ से कथन भी बन जाता है, ब्रह्मा समाज। और ये क्या था, मैं प्रश्न आपको बिल्कुल शेयर करूँगी। राजा राममोहन राय है, सुधार के कार्य है, ईसाईयत पर विचार है, विश्ववादी और भारतीय। इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रकरण भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रकरण, यहाँ से भी आपका ये मतलब PYQ से ही समझिए आप, जो ये सारे ही प्रश्न हैं आपके, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आपका ये, ठीक है, आर्य समाज प्रकरण 6 है आपका, ठीक है। 1 मिनट पेन ले लूँ। प्रकरण 6 है आपका आर्य समाज। यहाँ पर भी आप किसके विषय को देख लीजिए, स्वाभिमान का उदय है, आक्रामकता की और किसी का भी पक्षपात नहीं आदि, ठीक है। प्रकरण 7 था वो, सॉरी, प्रकरण 8 है थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्मा विद्या समाज। यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ था आपका, मतलब ये सारे के सारे आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं, इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये भी आया हुआ है, ये भी आपका PYQ रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। सोसाइटी का जन्म, एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट की भारत भक्ति, अखंड हिंदुत्व का समर्थन, राजनीति के क्षेत्र में धर्म नहीं धर्म की संजीवनी। प्रकरण 9 है धर्म के जीते जागते स्वरूप, परमहंस रामकृष्ण, ठीक है। उसको भी मैं आपको शेयर बिल्कुल करूँगी, है ना, शॉर्ट्स में डाल दूँगी उसको, ठीक है। ये प्रकरण 9 है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकरण 10 को देख लेते हैं, ठीक है। प्रकरण 10 कहाँ चला गया हमारा, ठीक है। प्रकरण 10 है ये कर्मठ वेदांत, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न था कि कथन जो है वो किसने कहा है ना। तो यहाँ से कुछ दिया गया था आपसे, ठीक है। यहाँ से ये डेफिनेशंस दी गई थी एक आध, और वहाँ से आपके कथन पूछे गए थे, तो कथन से भी यहाँ से प्रश्न बन चुका है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। ये है आपका प्रकरण 10, ठीक है। यहाँ से भी आपके प्रश्न आ चुका है। प्रकरण 11 पे चलते हैं। ये है प्रवृत्ति का उत्थान, लोकमान्य तिलक, ठीक है। ये भी आपका आ चुका है, मैं अभी आपको प्रश्न शेयर करूंगी, मैं फिर बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये सारे ही आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है।
है ना। आपका है प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक का। अब क्या प्रश्न बना था कि प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन जय का मार्ग, गीत पर निवृत्ति के बादल, कर्तव्य तिलक और गांधी योग का अर्थ। तो प्रश्न ऐसे था कि गीता पर निवृत्ति के बादल हैं, कथन किस विद्वान का है। तो लोकमान्य तिलक ने ये कहा था। ठीक है, प्रकरण 12 को देखते हैं, स्वर्ग का भूमिकरण, महायोगी अरविंद। अब इनके जो विषय है कि काल की पृष्ठभूमि, प्रश्न आपसे ऐसे ही बनेगा, रामकृष्ण और अरविंद, सारे जगत की एक समस्या, बुद्धि का अराजकता, अति मानस की कल्पना, बुद्धि नहीं संबुद्धि, भोग और वैराग्य से परे विराग की सीमा आदि। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि रामकृष्ण और अरविंद या फिर सारे जगत की एक समस्या कथन किस विद्वान का है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे महायोगी अरविंद का ये कथन है। ठीक है, प्रकरण 13 पे चलते हैं। ठीक है, प्रकरण 13 है सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, इनके देखो नवोत्थान के कवि हैं, राष्ट्रीयता का स्वर, मुस्लिम राष्ट्रीय के भाव, इकबाल का जीवन दर्शन, खुद ही का सिद्धांत, महामानव की कल्पना, विफलता बोध की पीड़ा, दलितों के कवि, यूरोप पर शका, भावात्मक, पान इस्लामी राष्ट्रीयता, इस्लामी के कारण। ठीक है, ये प्रकरण 13 में है, आपके सर मोहम्मद इकबाल ने ये कहे हैं। प्रकरण 14 है भारतीय राष्ट्रीयता और मुस्लिम एकता की राह, अंग्रेजों की भेद नीति, मुस्लिम लीग एकता की सांप्रदायिकता का विस्फोट है, मुस्लिम लीग की बढ़ती। अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि सांप्रदायिकता को विस्फोट किस विद्वान ने कहा है फिर, ठीक है, या किस प्रकरण में कहा है, तो भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ, यहाँ से आपको प्रश्न पक्का बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे ये हो गया हमारे प्रकरण। ठीक है, 16 17, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय और मुसलमान, तो ये है प्रकरण आपका 17। ठीक है, और यहीं पर हमारे ये है आपका। ठीक है, तो यहीं पर हमारे ये प्रकरण जो है वो खत्म होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस प्रश्न को भी आप देख लेते हैं जितना हमने किया है इसको। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय में आपके पास ये अध्याय ठीक है, तो आपको पता है कुल 4 इसमें अध्याय लगे हुए हैं। प्रकरण जो है वो हर अध्याय में अलग अलग है, जैसे इसमें 3 प्रकरण है। ठीक है, इसमें आपके 7 प्रकरण है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो 12 प्रकरण है, और चौथे अध्याय में सबसे ज्यादा जो है वो आपके 17 प्रकरण है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कौन से अध्याय में कौन सा प्रकरण लिया गया है। ठीक है ना, मैंने पूरा डिटेल आपको करवा भी दिया है, मैंने विषय भी आपको बता दिए हैं। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। ठीक है, ये प्रकरण 1 से जो है ये आपका अध्याय 1 से प्रकरण ये वाला आर्य द्रविड़ समस्याएं, प्राचीन हिंदू विद्रोह, ये है आपका प्रकरण या बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। ठीक है, इससे इसी का प्रकरण है अध्याय 3 का। हिंदू संस्कृति के इस्लाम, ये मुस्लिम ये है आपका अमृत और हलाहल संघर्ष, ये है आपका इसका। ठीक है, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, ये अध्याय 3 का प्रकरण है, अमृत और हलाहल का संघर्ष। और भारतीय संस्कृति और यूरोप, ये है आपका मुस्लिम नवो उत्थान। ठीक है, ये है आपका अध्याय 4 का प्रकरण। ठीक है, जो कि आपका 14वां प्रकरण है। ठीक है, इसमें कुल 17 प्रकरण है, तो 14वां ये आपका प्रकरण है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको मैच किया। इसके अलावा भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बीच में बता दी हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।